जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर को। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं। खास तौर पे बेटा अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां से एक डेरिवेशन बिल्कुल 3 या 4 नंबर में पूछा जा सकता है, जो कि क्या होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा ये डेरिवेशन आपको आ सकता है। कैसे आपको वर्ड टू वर्ड लिख के आना होगा, जब पूरे नंबर अगर आपको चाहिए तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप नीट या जेडबलई मेंस के लिए ये लेक्चर देख रहे हो तो आप बेटा डेरिवेशन को समझ लें, एक बार स्पीड बढ़ा करके देख लें, क्योंकि डेरिवेशन के अंदर की कुछ बातें होती हैं जो हमें कभी कभी न्यूमेरिकल वगैरह में काम पड़ जाती हैं। और साथ ही साथ कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हम इस टॉपिक के करेंगे, तो वो बेटा जेडबलई और नीट के लिए खास तौर पर मैंने रखे हैं। चलिए देखते हैं यहां पर हम कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश है, मान लेते हैं बेटा आपके पास एक कोई यहां पर बिंदु आवेश रखा हुआ है, धन आवेश है कैपिटल क्यू। ठीक है बच्चों, ये किसी बिंदु ओ पर स्थित है, क्योंकि यहां पर बेटा हम आवेश को स्थिर अवस्था में यानी कि विराम अवस्था में मानेंगे। और इससे कुछ आर दूरी पर एक दूसरा बिंदु है बेटा, इससे आर दूरी पर एक दूसरा बिंदु है जिसको हमने बच्चों नाम दे दिया क्या, पी, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ये जो बिंदु पी है ये इस प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में ही होना चाहिए। अगर बेटा ये जो पी है विद्युत क्षेत्र के बाहर रहा तब तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, शून्य होगी। ये सवाल आपको दो तरीके से बोल सकता है बोर्ड परीक्षा में कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमित कीजिए, या बेटा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए या विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले चाहे विद्युत क्षेत्र बोले, काम तो वही करना है। तो हम बोल रहे थे कि बिंदु पी ओ पर एक प्लस क्यू आवेश विराम अवस्था में है, इससे आर दूरी पर इसके विद्युत क्षेत्र में एक अन्य बिंदु पी है जिस पर हमें क्या निकालना है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अभी देखो इतना काम मैंने जो आपको समझाया है इसको हम लिखते हैं, थ्योरी बोर्ड परीक्षा के लिए बेटा आपको बहुत काम पड़ेगी। क्या लिखेंगे बच्चों, माना किसी बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर कौन है बेटा, एक प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है। देखो इस अध्याय में, पूरे अध्याय में आवेश हमारा विराम अवस्था में रहेगा। विराम में है इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा कि ये किसी कुचालक में रखा हुआ है। अगर ये किसी सुचालक में होता तो विराम में हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सुचालक में तो आवेश भागता है, दौड़ता है। अगर कोई आवेश विराम में है मतलब पक्की बात है कि किसी कुचालक में है ना। तो अभी तो बेटा विराम अवस्था में रखा है, इससे कितनी दूरी पर बच्चों, आर दूरी पर, आर दूरी पर इसके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पी पर, इसके विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पी पर, किसी बिंदु पी पर क्या निकालना है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। या तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरा पूरा लिखो बेटा, या केवल आप विद्युत क्षेत्र भी लिख दोगे तो बात वही होगी, है ना। ज्ञात करनी है, ये हमारा बेटा मकसद है अभी, है ना, कि हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैंने क्या बोला बेटा कि ये जो बिंदु P है ये कहां होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है क्या, नहीं बेटा, ये बिंदु P
इस प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में होना चाहिए, यानी कि उस क्षेत्र में होना चाहिए जहां तक इसका प्रभाव है। अगर यह बिंदु P इसके विद्युत क्षेत्र के बाहर रहा, तब इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा 0 होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के बाहर कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और बातें देखते हैं। अब हम क्या करते आए हैं बेटा, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था, अगर मुझे इस प्लस क्यू आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, मुझे बताना है कि वहां पर विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत प्रभाव कितना होगा, तो मैं एक परीक्षण आवेश लाऊं बेटा। और जो परीक्षण आवेश हम लाते हैं वो हमेशा बेटा कैसा लेते हैं, धनात्मक। तो मैंने एक परीक्षण आवेश लाया बेटा। ये परीक्षण आवेश की खासियत मैं बता चुका हूं, ये एक छोटा सा चिन्ना सा आवेश होगा, बहुत बड़ा नन्हा सा आवेश होगा, इतना कम आवेश होगा कि इसके कारण इसके विद्युतीय प्रभाव में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश रखा गया है, लिख लो बेटा, माना गया है, ऐसा लिख सकते हो आप, है ना, शब्दों का कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमने एक परीक्षण आवेश रख दिए। अब हम बोलेंगे कि इस परीक्षण आवेश पर बेटा क्या होगा, धनात्मक है, ये धन है आपका, और ये जो परीक्षण आवेश है बेटा ये भी धन है। तो धन धन में तो सर होता है प्रतिकर्षण, मतलब कि जैसे ही मैं इस धन क्यू से कुछ दूरी पर ये परीक्षण आवेश, धन आवेशित परीक्षण आवेश रखूंगा, तो बेटा ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, धक्का मारेगा इस दिशा में। मानते हो क्या ये बात, ये धन क्यू इस चिन्ह से आवेश को बेटा उस तरफ धकेल रहा है, कुछ ना कुछ बल लगा रहा है। बल कितना लगा रहा है सर, मान लो ये बल लगा रहा है बच्चों F, ठीक है, F बल लगा रहा है। क्या ये F बल हम बता सकते हैं बेटा कितना होगा, बिल्कुल बता सकते हैं, हमने कूलॉम का नियम पढ़ा है। रखा गया है तब प्लस क्यू आवेश के द्वारा, प्लस क्यू आवेश के द्वारा परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगाया गया बल F बराबर क्या होगा बेटा, हमने कूलॉम का नियम पढ़ा है, K, पहले तो हम लगाएंगे बेटा K, Q1 मतलब बेटा कैपिटल Q, Q2 मतलब Q नॉट बटे दूरी कितनी है बच्चों, R का वर्ग। ये हो गया अभी बल, हमने बच्चों बल निकाल लिया, अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाली, अभी केवल हमने क्या निकाला है बेटा, बल निकालना है, ठीक है। अब लेकिन बेटा मुझे तो चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम बोलेंगे बेटा अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या ऐसा लिखो, हम जानते हैं क्या जानते हैं बच्चों, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है बेटा, F बटे परीक्षण आवेश, F बटे परीक्षण आवेश। F का मान रख दूं क्या बेटा, मैं बिल्कुल रख देता हूं, ये लिखा हुआ है K Q नॉट बटे R का वर्ग, और बेटा बटे में ये Q नॉट और है तो इसको भी मैंने लिखा, तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया मेरे बच्चों, कैंसिल हो गया, और कुल मिला के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई E बराबर क्या आ गई बेटा, KQ बटे R स्क्वायर। और यही सूत्र है बच्चों किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यहां पर क्योंकि मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बेटा सदिश रूप की बात नहीं कर रहा हूं, केवल परिमाण की बात कर रहा हूं। ये हम क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण या विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो परिमाण की बात करते हैं तो जो आवेश Q है बेटा, ये हम बिना चिन्ह के
रखेंगे, सूत्र में हम इसे बिना चिन्ह के रखते हैं, ठीक है ना। मतलब कि अगर ये धन है तो भी धन में लेना, ऋण है बेटा तो भी धन में ही रखना है। क्यों? क्योंकि बेटा हम केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बताना चाह रहे हैं, हम यहां पर दिशा नहीं बता रहे। हां, अगर मैं इसका सदिश रूप पढ़ूंगा तब तो बेटा फिर मुझे इसे चिन्ह के साथ रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से एक निष्कर्ष और निकल रहा है, बड़ा अच्छा बेटा कंक्लूजन निकल रहा है कि ई और आर में क्या संबंध है बेटा। ई और आर में अगर आप देखो तो व्युत्क्रमानुपाती, ई व्युत्क्रमानुपाती है आर के वर्ग के। और बच्चों ये चीज तो बोर्ड परीक्षा में और नीट में भी कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है, कि ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी में क्या संबंध होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे हम व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं, यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है। अब बच्चों यहां पर मैं एक और अच्छी बात आपको सिखाना चाह रहा हूं, और वो है क्या, इनके बीच का ग्राफ। यानी कि बेटा मैं ग्राफ आपको बताना चाह रहा हूं किस किस के बीच में। एक तरफ हम लेंगे विद्युत क्षेत्र और दूसरे तरफ बेटा लेंगे दूरी। विद्युत क्षेत्र बोलो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो, बात एक ही है बच्चों। यहां पर हमने आर यानी कि दूरी लिए हैं, सॉरी बेटा, यहां पर हमने लिए हैं आर का आर यानी कि दूरी, और बेटा यहां पर हमने ई यानी कि विद्युत क्षेत्र लिए, ठीक है। तो इसमें ग्राफ कैसा होगा आपको याद रखना होगा बेटा कि इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह का ग्राफ आपको प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, ध्यान रख सकते हैं। देखो जैसे जैसे आर कम हो रहा है वैसे वैसे ई बढ़ते चला जा रहा है। देखो ना आप, जैसे जैसे आर घट रहा है वैसे वैसे ई बढ़ रहा है। यही तो क्या बताता है कि भैया ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहा है। तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद रखना है, के क्यूब बटे आर स्क्वायर। बल का क्या था बेटा, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। और साथ ही साथ बेटा क्या आया, ई व्युत्क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर के, और ग्राफ कुछ ऐसा हम बना लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं, हम कुछ और चीजें समझते हैं। कुल मिलाकर के मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या मिला बच्चों, के क्यू बटे आर स्क्वायर। अगर लेकिन वायु या निर्वात हो, वायु माध्यम क्या हो बेटा, वायु या निर्वात में, तो वायु या निर्वात में बेटा हम के का मान कितना रख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बाद में हमें पता है इसका मान 9 × 10⁹ भी होता है, लेकिन फिलहाल हम बना लें तो ई बराबर क्या बनेगा बेटा, के की जगह मैं रख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, साथ में क्या बचेगा बेटा, के की जगह रख दिए क्यू बटे आर स्क्वायर, क्यू बटे आर स्क्वायर। यहां तक आपको करके आना पड़ेगा, तो बेटा आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। आर क्या है बेटा, यहां पर दूरी है, क्यू आवेश है, और के मतलब ये नियतांक है 9 × 10⁹, और ई यहां पर विद्युत क्षेत्र है। लेकिन बेटा ये तो मैंने केवल आपको बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। अब हम इसका सदिश देखना चाह रहे हैं, तो हेडिंग डाल लो बेटा, इसका क्या निकालेंगे हम, सदिश रूप। तो सदिश रूप यानी कि वेक्टर फॉर्म जब हम देखेंगे तो देखो बेटा, ई की जगह मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर ई बराबर, एफ की जगह क्या लिखूंगा बेटा मैं, वेक्टर एफ। या तो ऐसे करो या एक काम कर लो आप, तो सीधे करो के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये तो हमने सूत्र परिमाण में लिखे ही है बेटा, देखो ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर तो हमने लिखे ही है ये। अब क्योंकि मैं सदिश की बात कर रहा हूं, मतलब कि बेटा ये तो परिमाण बताएगा, दिशा बताने के लिए क्या लगाना पड़ता है बेटा हमें, एक इकाई सदिश। तो हमने क्या किया बच्चों, इसकी दिशा बताने के लिए एक इकाई सदिश लगा दिया आर कैप। क्या लगा दिया बेटा, आर कैप। ये हो गया इसका सदिश रूप। अभी इसमें और भी बातें कर सकते हैं हम।
चाहे तो बेटा इस आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर आर मतलब सदिश आर बटे आर। इकाई सदिश का सूत्र होता है सदिश बटे सदिश का परिणाम। तो बेटा इकाई सदिश का सूत्र सदिश यानी कि वेक्टर बटे सदिश का परिमाण मतलब कि आर। तो यहां पर ये वैल्यू अगर मैं रख दूं तो बेटा क्या बन जाएगा, वेक्टर ई बराबर क्या है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, और इसकी जगह में बच्चों हम रखें वेक्टर आर बटे आर। तो यहां से मेरे बालक कह सकते हैं कि वेक्टर ई बराबर आ जाएगा के क्यू बटे आर की घात 3 हो जाएगी बेटा, 2 और 1 3, और गुणित साथ में हो जाएगा वेक्टर आर। ये बन गया बच्चों इसका सदिश रूप। जरूरी नहीं आप ये लिखो, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, बात तो एक ही है बेटा। इसी की जगह आर कैप की जगह तो हमने वेक्टर आर बटे आर रखा है। तो इस तरह से ये सदिश रूप हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बात यह है कि इस आर कैप की दिशा कैसी रहेगी सर। सुन बेटा, ये आर कैप मतलब इकाई सदिश क्या बता रहा है मुझे, ये इकाई सदिश यहां देखिए ध्यान से, आर कैप जो मैंने लिया हूं बच्चों वो इस दिशा में लिया हूं, इस दिशा में आर कैप। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी तरफ तो बतानी थी मुझे, और बेटा जब मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ बता रहा था तो इसका मतलब है कि इकाई सदिश इसी दिशा में लेना होगा। मतलब इसकी पूंछ, इकाई सदिश जो आर कैप है इसकी पूंछ बेटा, पूंछ कहां पर होगी, जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है उस तरफ। और जबकि बेटा इसका शीर्ष, इसका जो सिर होगा, सिर कहां पर होगा बेटा, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो यहां पर मैं बड़े आराम से बच्चों लिख सकता हूं कि जो आर कैप है, आर कैप का शीर्ष कहां पर होगा बेटा, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर क्या बतानी है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र बोलो बेटा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो, बात एक ही है। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, है ना, नहीं तो पता चल रहा है इसके बाद भी आप भूल जाओ, करना है। तो जिसमें, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है उस तरफ उसका शीर्ष, शीर्ष होना चाहिए बेटा, सिर होना चाहिए। जबकि इसकी पूंछ कहां होनी चाहिए, पूंछ बोल दो बेटा या पुच्छ भी लिखते हैं कई बार इसको हम, तो पुच्छ होनी चाहिए जिस आवेश का, जिस बिंदु आवेश बोलो, है ना, जिस बिंदु आवेश, जिस बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो, या बच्चों फिर से मैं वही बोलूंगा विद्युत क्षेत्र बोलो, ज्ञात करना है। तो ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रखें, ठीक है बेटा। मतलब जो हम इकाई सदिश लेंगे उसकी पूंछ बेटा जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बताना है उसके तरफ होगी, और उसका सिर जो होगा, उसका शीर्ष जो होगा, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है वहां पर होगी। ये बन गया इसका क्या, बढ़िया सा सदिश रूप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, बड़े आराम आराम से हमने सारी बातें समझ ली है। चलिए देखते हैं। अब मान के चलो एक ये त्रिभुज है बेटा, कुछ अच्छी बात बता रहा हूं फिर हम सवाल करेंगे, है ना, डेरिवेशन तो हो गया है अपना। यहां पर कोई आवेश रखा है हर एक किनारे पर, मान लो बच्चों यहां पर है Q1 और ये है हमारा Q2 और बेटा ये है Q3। तो अब होगा क्या, मान लो मुझे बोला गया कि भैया Q1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, देंगे बेटा। Q1 पर Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा इस तरफ होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पहले भी सीखे बेटा, धन है तो धन में बाहर की तरफ होगी, अगर ये ऋण रहता ना तो अंदर की तरफ होती, ठीक है। तो धन है, चलो एक काम कर लो, इसको ऋण ले लो बेटा ताकि सारे केस अपने कवर हो जाएं। तो ये हो गई इस Q2 के कारण Q1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गई बेटा कुछ मान लो E1, ठीक है, वेक्टर E1। और Q3 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q1 पर कहां रहेगी बेटा, देख Q3 के कारण मतलब Q3 इसको बेटा खींचेगा, बल इधर लगाएगा और जिस तरफ बल लगेगा उसी तरफ तो बच्चों क्या होगी, विद्युत क्षेत्र होगा, यानी कि
ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3। अब इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा, परिणामी निकालूंगा, तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि इसका परिणामी तो सर इधर आएगा, और ये होगी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वेक्टर ई कैसे निकालेंगे बेटा? वेक्टर E1 धन वेक्टर E2, इसी को तो हमने अध्यारोपण का सिद्धांत बोला था। E1 नहीं बेटा, सॉरी, E1 प्लस E3 लिखो आप, है ना, E3। तो इसी को तो बच्चों हमने क्या बोला था? अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब किसी आवेश पर अनेक आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योगफल के बराबर होती है। बेटा सदिश योगफल तो अपन को आता है ना। चलिए, इसी तरह से मान लो बच्चों मैं इस Q2 पर निकालना चाह रहा हूं, तो Q1 के कारण Q2 पर, क्योंकि बेटा दोनों धन धन है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो ऐसी है E, क्या नाम दे दें बेटा? E2 बोल दो, ठीक है। Q1 के कारण इधर है मान लो, वैसे तो इसको E2 लिखना था, चलो कोई ना, अपन कुछ भी मान सकते हैं ना। और बेटा इस Q3 के कारण, अब ये Q3 ऋण वाला है बेटा, ऋण की विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बेटा अंदर की तरफ होती है। ऋण के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी बच्चों वो अंदर की तरफ होगी। इसको नाम दे दिए बच्चों हमने E3, ये था क्या? E2। तो इन दोनों का योगफल कहां आएगा बच्चों? इन दोनों का योगफल लगभग यहां आएगा, ये परिणामी हो जाएगा। ऐसे ही फिर हम इसमें निकाल सकते हैं, इस -Q3 पर +Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र कहां होगा बेटा? +Q1 के कारण, प्लस के कारण तो बेटा विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा। धन के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा बेटा? धन के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, और इस धन के कारण भी विद्युत क्षेत्र बच्चों बाहर के तरफ होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा मान लो ये E2 लिख लो बेटा, ये E1 लिख लो, इनका परिणामी आप निकाल लेना बच्चों, यहां कहीं आ जाएगा। तो कुल मिला के मैं ये सिखाना चाह रहा हूं आपको कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बेटा, ये अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है। कहने का मतलब होता है कि किसी आवेश पर अनेक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी क्या होता है बेटा? प्रत्येक आवेश की तीव्रता के सदिश योगफल के बराबर होता है, ठीक है। चलिए बेटा, इसी बात के साथ कुछ अच्छे सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, एक एक करके देखते, बढ़िया मजा आएगा। पहला सवाल मेरे सामने ये रखा हुआ है, यदि 2 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश कहां पर है बेटा? ये एक मैंने बिंदु आवेश लिया है बच्चों, कितना है? 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश कहां पर है? 2, -1 और 4। ये इसके क्या दिए हैं बेटा? निर्देशांक दिए हुए हैं ना, कोऑर्डिनेट्स यहां पर है, और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है बेटा। सवाल हमें साफ साफ सब कुछ बता देता है, इससे कुछ दूरी पर बिंदु P है, ठीक है। जो P है बेटा, इसके भी मुझे निर्देशांक दिए हैं 8, 7 और -6। अब मुझे करना क्या है? 2 माइक्रोकूलम आवेश पर स्थित है कोई आवेश, है ना, 2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, मतलब इस पर निकालना है, मतलब बेटा इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र मुझे बताना है। इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या हम बता पाएंगे? बिल्कुल बताएंगे बेटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कोई सूत्र हमने पढ़ा क्या? अब भी पढ़ के आए हैं बेटा, KQ बटे R⁻³ गुणित वेक्टर R। ये हमने सदिश रूप। कैसे पता चला मुझे सदिश रूप? तो बेटा ये निर्देशांक तुझे क्या ऐसे ही थोड़ी दिए हुए, ये सदिश के लिए तो दिए हुए हैं ना। तो अब मैं क्या करूं, सबसे पहले मुझे वेक्टर R निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? वेक्टर R। तो देखो वेक्टर R निकालने का तरीका, जो R होगा उसकी दिशा बेटा, वेक्टर R की दिशा इस तरफ होगी, और कभी भी इस तरफ है तो हम कैसे निकालेंगे? 2 से 1 को घटाएंगे, इधर वाले से इधर वाले को घटाएंगे। 8 में से 2 गया बेटा, कितना होगा? 6, और पहले वाले के साथ हम लगाते हैं I। 7 में से 1 गया बेटा, ये भी होगा धन का 6 J। और बच्चों
ऋण का 6, ऋण का 4 कितना हो जाएगा, ऋण का 10 k कैप। ये आ गया अपने पास वेक्टर r का मान। अब चलिए वैल्यू रखते हैं बेटा, क्योंकि यहां कोई माध्यम नहीं दिया है तो k का मान हम कितना ले लें, 9 गुणित 10 की घात 9। q मतलब आवेश कितना है बच्चों, 2 माइक्रो कूलम, मतलब 2 गुणित 10 की घात ऋण 6 बटे आर क्यूब। आर, इससे आर निकालो बेटा। आर कैसे निकलेगा, मतलब इसका आपको क्या चाहिए है, मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा, परिणामी चाहिए है ना। तो परिणामी कैसे निकलेगा, करनी के अंदर 6 का वर्ग 36 धन 6 का वर्ग 36 धन 10 का वर्ग 100। तो बच्चों ये आ जाएगा 172। तो करनी के अंदर कितना, 172 की घात 3 है बेटा। 172 करनी के अंदर 172 की घात 3। और साथ में बच्चों यहां पर इंटू वेक्टर आर करना है मुझे। इस सबको थोड़ा सा यहां उठा के ला रहा हूं मैं, ताकि हमारे लिए जगह पर्याप्त हो। इंटू वेक्टर आर कितना कर दूं बच्चों में, 6 आई कैप और धन 6 जे कैप ऋण 10 के कैप। ये हो गया बेटा। अब थोड़ा बहुत हल कर लेते हैं जितना अपने से हो पाएगा। ई बराबर 9 दूनी 18 गुणित 10 की घात 9 और 10 की घात ऋण 6 बेटा, 10 की घात बचेगी 3 बटे 172 की घात 3। करनी 172 की घात 3 है बेटा, तो एक बार करनी के अंदर बचेगा और बाहर आ जाएगा एक बार, ठीक है, घात 3। और इसमें से चाहो तो आप बेटा कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या, 2 ही निकल पाएगा, निकलेगा भी तो निकाल लो, जितना आसान हो जाए उतना अच्छा है। तो 2 निकाले तो 3 आई कैप धन 3 जे कैप और बेटा ऋण का 10 नहीं बेटा, 2 कॉमन निकाल लिए तो 5 के कैप। ये आ जाएगा। अब बहुत आसान आसान काम है यार। अब तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 ही नाम 18, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12। 3 से तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है ना, इस 2 से कर दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो बच्चों कुल मिलाकर के देखो, अभी ये हो गया 43, 9 और ये, तो 9 का गुणा इन सब में कर लो, 9 इंटू 3, 9 तिया 27 आई कैप और बेटा गुणित 10 की घात 3 भी है ना, तो इसको तो अपन ले लेंगे कॉमन। गुणित 10 की घात 3 को हमने रखा कॉमन, बचा 43 करने 172 धन 3 गुणित 9, 9 तिया 27 जे कैप और बटे में बेटा वही है 43 करनी 172 और ऋण का 9 पना 45 के कैप और बटे में क्या आएगा बेटा 43 करनी 172। ये आ जाएगा हमारा उत्तर। अब बेटा क्योंकि विद्युत क्षेत्र निकाले हो आपने, तो इकाई क्या रखोगे इसकी, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। इस तरीके से देखो ये हम निकाल सकते हैं। और भी बेटा इसको हल आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, चाहो तो करनी 172 कॉमन ले लो 43, तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इसी उत्तर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो आप। अच्छा, करनी 172 को कुछ लिख सकते हैं कि अपन, अगर मैं और करना चाहूं इसको, तो 2 अट्ठे 16 6 है ना, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 2 करनी 43 भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन उससे कोई खास फायदा होगा नहीं। तो मैं एक काम करूं, इसको ऐसे लिख दूं ना, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 27 आई कैप धन 27 जे कैप। देखो अब ये कौन सा उत्तर सही रहेगा, है तो सब सही बेटा, लेकिन आपको ऑप्शन देख करके भी चलना पड़ता है। अगर आपके सामने ऑप्शन है तब तो बेटा ऑप्शन से ही हम अपना आंसर पहचान पाते हैं। यहां पर गुणित 10 की घात 3 और बटे में बेटा क्या कॉमन निकाल लिए, 43 करनी 172 और न्यूटन प्रति कूलम तो इकाई होगी। ऐसे बेटा आप उत्तर लिख सकते हो। तो ये था एक छोटा सा सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा, बढ़िया सा सवाल है। ऐसे सवाल आ गए तो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। हीलियम के नाभिक के कारण, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर, मतलब नाभिक है बेटा, नाभिक से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। करते हैं बेटा। आपने
देखा ही होगा हीलियम कैसा रहेगा परमाणु बेटा, बीचों बीच हम बनाएंगे उसका नाभिक। ये रहा मान लो हीलियम का नाभिक, और बच्चों इससे कुछ दूरी पर इसके पहला कोश है। अब क्योंकि हीलियम में एक ही कोश होता है, केमिस्ट्री में हमने इतना तो बेटा सीख रखा है। ये है हीलियम, ये रहा उसका नाभिक। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है बेटा, भार 4 होता है, ये गांव का बच्चा बच्चा जानता है। इसमें अगर मैं देखूं इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, प्रोटॉन होते हैं बच्चों 2, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं 2। भाई परमाणु क्रमांक है 2, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 2 2 होंगे, और भार 4 है, घटाने पे 2 ही आएगा, है ना। तो यानी कि यहां पर अगर मैं आवेश की बात करूं तो नाभिक के बीचों बीच 2 तो प्रोटॉन रखे हुए हैं बेटा, 2 ठोक क्या रखे हुए हैं, प्रोटॉन, और साथ ही साथ इससे बेटा इलेक्ट्रॉन है जो कोशों में घूम रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें हालांकि 2 से कोई मतलब नहीं है, एक में भी काम चल जाएगा। और इनकी दूरी दी रखी हुई है, इनकी दूरी दी है बेटा कितनी, 1 एंगस्ट्रॉम। सवाल में दे रखा है कि ये दूरी है 1 एंगस्ट्रॉम। काश मुझे इस एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पता चल जाए, नहीं सर इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन 2 प्रोटॉन का आवेश पता चल जाए, पता चल सकता है क्या, बिल्कुल चल सकता है बेटा। जानते हैं एक प्रोटॉन का आवेश, एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है बेटा, जिसको हम E मानते हैं। E बराबर होता है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम। तो देखो ये छोटी मोटी बातें तो पता होनी चाहिए, तभी सवाल बनेंगे। हाँ, अब बेटा एक प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन का आवेश कितना होगा बता सकते हो क्या, बिल्कुल बड़े आराम से बता देंगे सर। एक का है E, तो 2 का होगा 2E, मतलब 2 का गुणा कर देंगे। 2E बराबर 2 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम। ये तो हो गया 2 प्रोटॉन का आवेश जो नाभिक में रखा हुआ है, इसके कारण कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र आया। निकालते हैं बेटा विद्युत क्षेत्र कितना आया, हमने पढ़ा है E बराबर F बटे क्यू नॉट। E बराबर क्या पढ़े बेटा, F बटे क्यू नॉट। ये हो गया, लेकिन अपन इससे नहीं बेटा, F तो निकालना उल्टा पड़ जाएगा, बड़ा लेंदी हो जाएगा। हमने इस बिंदु आवेश के कारण भी तो E सीखा है बेटा, के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये भी तो हमने सीखा है। फिलहाल मुझे केवल परिमाण पूछा है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए बेटा मैं क्यू जो है बिना चिन्ह के लूंगा, और आर में भी बेटा आर कैप की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। देखो अभी E बराबर के कितना रखे हैं, माध्यम नहीं दिया है सर, तो वायु मानते हुए हमने रख दिया 9 गुणित 10 की घात 9, और के क्यू, क्यू मतलब बेटा किस आवेश के कारण तू विद्युत क्षेत्र निकाल रहा है, तो बेटा 2 प्रोटॉन के कारण, मतलब इतने के कारण, तो 2 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात 19 बटे, सॉरी ऋण 19 है ना, और बेटा बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आएगा सर आर का वर्ग, आर मतलब दूरी 1 एंगस्ट्रॉम दी है, तो बेटा आर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर में बदल ले पहले, 10 की घात ऋण 10 मीटर होगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 10 का वर्ग। अब बच्चों गणित तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट है ही, तो E बराबर देखो 9 दूनी 18, और चाहो तो 1.6 का भी सीधे ही गुणा कर लो, है ना, तो बेटा पहले 1.6 का 2 में कर तू, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 9 दूनी 18 की 8, बच गया 1, 9 तिया 27 और 1 28, ये होगा बेटा 28.8, ठीक है 28.8 गुणित 10 की घात कितनी हो जाएगी बेटा, 9 माइनस का 19, तो माइनस का 10 बटे 10 की घात माइनस की 20, तो ये ऋण का 20 ऊपर जाएगा बच्चों धन में, तो 28.8 गुणित 10 की घात ऋण 10 धन 20, मतलब कि धन का 10। अब बच्चों चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 2.88 गुणित 10 की घात 11, और इसकी इकाई तो जानते ही हैं बेटा हम, न्यूटन प्रति कूलम। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तो बेटा विद्युत क्षेत्र निकाले, कुछ और था आगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, ये तो कर दी है अपन ने। आगे क्या बोल रहा है, इस विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल। तो देख बेटा ध्यान से समझ, क्या होगा, ये जो प्रोटॉन का विद्युत क्षेत्र है, प्रोटॉन का धन आवेश है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ बच्चों खींचेगा।
यानी अपने तरफ खींच के कुछ ना कुछ बल लगाएगा। इस बल को निकालना है बेटा, निकाल लेंगे सर। बल का कोई सूत्र पढ़े क्या हमने? एक तो पढ़े के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, लेकिन सर हम उसके नहीं, हम तो विद्युत क्षेत्र से निकालना पसंद करते हैं। F बराबर क्या पढ़े हमने? F बराबर Q नॉट इंटू ई। तो बेटा F बराबर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 इंटू ई। ई कितना आया है बेटा? गुणित कर दो, 2.88 गुणित 10 की घात 11। अब यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? देखो गुणा करो, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 बच गए 12, 16 अट्ठे 128 और 12 140 बच गए 14, 16 दूनी 32 और 14 46 और 2 और 1 3 अंकों के पहले दशमलव गुणित 10 की घात ऋण का 19 धन का 11 ऋण का 8 न्यूटन। ये आ गया बच्चों बल। तो इस तरीके से हमने एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की भी गणना कर ली और बेटा विद्युत क्षेत्र भी निकाल लिया। ठीक है, चलिए एक और बहुत अच्छा सवाल है हमारे पास। और बेटा ये सवाल अगर आपने कर लिए, अच्छे से समझ लिए, तो समझ जाओ कि आपका बढ़िया हो जाएगा सब्जेक्ट एकदम। तो देखो क्या बोल रहा है। दो बिंदु आवेश क्रमशः कहां पर बेटा? 0A और 0-A पर रखे हुए हैं। बिंदु x0 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। देखो सवाल ज्यादा कुछ बता नहीं रहा, चित्र ऐसा है बेटा, x अक्ष बनाए, y अक्ष बनाए। एक आवेश रखा है कहां पर? 0A पर। ये रखा हुआ है q आवेश 0A पर, और इतना ही आवेश 0A-A पर, 0-A पर रखा हुआ है बेटा नीचे की तरफ, है ना। और इससे बोल रहा है x0 पर, मतलब x दूरी पर, मूल बिंदु, ये मूल बिंदु हो गया। 0A मतलब बेटा y अक्ष में a दूरी पर, ये दूरी a हो गई, कोई आवेश q रखा हुआ है, और यहां पर -A0 मतलब नीचे की तरफ a, और 0 दूरी, x अक्ष पे 0 है बेटा। तो इस तरह से ये बिंदु मिल गया। अब हमें बोला है x दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। सवाल एक बार फिर से समझो, y अक्ष पर कोई आवेश है q, और बेटा y अक्ष में नीचे की तरफ आवेश है q, जो मूल बिंदु से a दूरी पर है, ऊपर और नीचे। x अक्ष पर x दूरी पर, x अक्ष पर x दूरी पर बिंदु P है, और यहां बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी। बता दूंगा बेटा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बहुत ध्यान से समझना, इस सवाल को करने से ज्यादा मजा बेटा समझने में आएगा। देखो ये बताओ, ये यहां पर अगर दोनों आवेश हैं, अगर मैं बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहा हूं, जिस बिंदु पर निकालना है वहां पर मैं लाके रखूं पहले एक अपने परीक्षण आवेश Q0 को। बेटा परीक्षण धन आवेश Q0 को रखा मैंने। अब मैं कुछ सोचता हूं, कुछ चीजें मैं सोच रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। इस धन Q के कारण इस परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा इस दिशा में आएगी क्या? बिल्कुल पक्की बात है। समझते हो क्या आप लोग क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? इस परीक्षण आवेश पर, इस पर बेटा Q0 पर इस आवेश के कारण बल लगेगा इस तरफ, और बल जिस तरफ लगेगा परीक्षण आवेश पर, उसी तरफ तो बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। हम मान लेते हैं सर यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E। इतनी बेटा, परिणाम बस बताना है मुझे, दिशा विशा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करो, मतलब परिणाम बताना है, परिमाण, तो बेटा बता देंगे हम। अच्छा अब देखो ये दूरी कितनी होगी, सोच के देखो, इन दोनों आवेशों के ये दूरी निकाल सकते हो कि बेटा ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो क्यों ना हम इसमें ये चाहिए तो पाइथागोरस लगा दें। आप लगा लोगे बेटा, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो ये दूरी आएगी सर कर्णी के अंदर a का वर्ग धन x का वर्ग। ऐसे ही बच्चों यहां से भी अगर मैं देखूं तो अगेन हमने इस दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हमने बोला यहां से ये a दूरी है, ये x है, तो ये फिर से उतना ही आएगा कर्णी के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके कारण, किसके कारण बेटा? इस q के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा कुछ ऐसी होगी। ठीक है बेटा। अब देखो जितनी दूरी पर ये धनावेश है q, उतनी ही दूरी पर ये धनावेश q है। दोनों आवेश बराबर है बेटा, दोनों आवेश बराबर है,
और दोनों की दूरियां भी बराबर है तो दोनों के विद्युत क्षेत्र भी बराबर होंगे बेटा। इसका विद्युत क्षेत्र ई है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र भी ई होगा की बात। ठीक है बेटा, ये हो गया ई। अब थोड़ा सा काम मैं कर रहा हूं 11वीं वाला बेटा, देखते चलो। अगर ये कोण थीटा रहा, अगर ये कोण थीटा है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये भी थीटा होगा बेटा। और अगर ये कोण थीटा होगा तो मैं क्या करना चाह रहा हूं बच्चों, इस वेक्टर ई के दो घटक निकालना चाह रहा हूं, इसको दो घटक में तोड़ना चाह रहा हूं। इसका एक घटक होगा एक्स अक्ष में बेटा, और वहीं बेटा इसका दूसरा घटक होगा वाई अक्ष में नीचे की तरफ। तो बच्चों वाई अक्ष में नीचे की तरफ होगा ई साइन थीटा, जबकि बेटा एक्स अक्ष में होगा ई कॉस थीटा। जिसके साथ थीटा बनता है वो कॉस, ई जिसके साथ थीटा बनाएगा वो कॉस, दूसरा वाला साइन। ठीक है बेटा, ऐसे अपन याद रख सकते हैं। चलो और देखो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकल के आएंगी, देखते चलो आप। बेटा क्या कर रहा हूं मैं, इस ई का अगर मैंने ये कोण थीटा लिया था, अगर ये कोण थीटा लूं तो बेटा ये कोण भी शीर्षाभिमुख कोण होने के नाते थीटा होगा, और इसके भी दो घटक मैं निकाल पाऊंगा। एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक, जबकि बच्चों दूसरा कौन सा होगा, क्षैतिज घटक। थोड़ा सा देखना, ये लाल रंग से जो दिखा रहा हूं ये इसका क्षैतिज घटक, हालांकि ये एक के ऊपर एक है, लेकिन बेटा बस मैं तो थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूं आपको कि कर क्या रहा है। तो देखो ये कोण थीटा है तो क्षैतिज घटक हो गया ई कॉस थीटा, और जबकि बच्चों ये हो गया ई साइन थीटा। ऐसा क्यों करा मैंने, देखो ई साइन ऊपर उतना ही ई साइन नीचे, तो ई साइन से ई साइन कट गया, मतलब बेटा क्षैतिज घटक सॉरी ऊर्ध्वाधर घटक तो कैंसिल हो गए, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। ये मैं बोल सकता हूं कि इस बिंदु P पर ऊर्ध्वाधर दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो शून्य हो गई। अब बेटा देख, ये ई कॉस थीटा और दूसरा भी ई कॉस थीटा, मतलब जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तो केवल बेटा एक्स अक्ष के अनुदिश है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश है। कितनी है, ई कॉस थीटा धन ई कॉस थीटा, मतलब बेटा ई नेट अगर मैं निकालू, नेट ई निकालना चाह रहा हूं तो ये हो जाएगा 2e कॉस थीटा। हाँ बेटा बिल्कुल सही। अब ये ई निकालने का कोई सूत्र पढ़े हैं क्या बच्चों हमने, ई मतलब विद्युत क्षेत्र, चाहो तो इससे निकाल लो, इससे बात तो एक ही आएगी बेटा, दूरी बराबर आवेश बराबर। तो देख ये आवेश क्यू है, इसके कारण इस बिंदु पर कितनी होगी तीव्रता, के क्यू बटे आर का वर्ग। आर का वर्ग मतलब ये दूरी जो है कर्णी के अंदर ए का वर्ग धन एक्स का वर्ग का वर्ग, कर्णी से बेटा वर्ग कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा के क्यू। यहां बच्चों ई लिख दिया हूं मैंने, के लिख लेना आप, है ना। फिर से एक काम करो, क्यों हम यहां घिनापन करें, यहां हो बेटा मैदान में। हम बोल रहे हैं ई बराबर कितना होगा बेटा, के क्यू बटे आर स्क्वायर, मतलब कि ई बराबर के, क्यू की जगह क्यू रखेंगे बेटा, बटे आर, आर मतलब ये दूरी, दूरी कितनी है सर, कर्णी के अंदर ए का वर्ग धन एक्स का वर्ग का वर्ग, तो बेटा कर्णी कट जाएगी वर्ग करने पर, ये आ गया ई। ई की जगह ये मान रखते हैं बेटा, तो नेट यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 2 गुणित ई। ई मतलब कितना है बेटा, के क्यू बटे ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे निकालें, देखो बेटा ये थीटा है, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया एक्स, और कर्ण हो गया कर्णी के अंदर, मतलब आधार हो गया एक्स, कर्णी के अंदर ए का वर्ग धन एक्स का वर्ग। तो यहां से बच्चों परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, देखो 2 के क्यू बटे, और साथ में एक्स भी है, बटे बेटा क्या आ जाएगा, ए का वर्ग धन एक्स का वर्ग की घात 3 बटे 2। अब देखो बेटा ये जानते होगे करनी मतलब घात आधी, और यहां पर घात एक धन आधा करोगे 3 बटे 2 आ जाएगा। अब चाहो तो के का मान रख सकते हो, के की जगह क्या रख सकते हैं बेटा अपन, के की जगह रख सकते हैं बच्चों हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 2 क्यू एक्स। इसको एक काम करें बाद में लिखेंगे, के की जगह क्या रख दें हम, क्योंकि कोई माध्यम नहीं दिया, वायु या निर्वात मान लें तो
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसकी जगह रखा बेटा, के की जगह, गुणित 2qx बटे ए का वर्ग धन एक्स का वर्ग की घात 3/2। अब ये तो आ गया बेटा उत्तर। लेकिन मान ले कभी ऑप्शन तुझे ऐसे ना दिखे, एक बात समझ बेटा, ये जो दूरी a है ये x की तुलना में अगर बहुत कम हो, मतलब मैं मान लूं यहां पर कि a जो है बहुत 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 छोटा है, a कैसा है बेटा, बहुत 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 छोटा है x से, इसका मतलब होगा कि a का वर्ग धन x का वर्ग लगभग बराबर लिख पाएंगे हम किसके बेटा, x के वर्ग के। कहने का मतलब समझ, a का वर्ग धन x का वर्ग, क्योंकि a बहुत छोटा है, a को हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा x के वर्ग के। तो यहां से क्या निकाल सकता हूं मैं, और रिजल्ट निकाल सकता हूं मैं, ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2qx बटे, देख बेटा करनी के, सॉरी ये आ जाएगा इसकी जगह, मतलब स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर की जगह केवल एक्स स्क्वायर रख रहा हूं मैं, एक्स की घात 2 की घात 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहां पर बचेगा बेटा 2qx बटे एक्स की घात 3। चाहूं तो मैं एक एक्स से एक्स भी काट दूं बेटा, तो कुल मिला के विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित 2q बटे एक्स स्क्वायर। अगर आपको ऑप्शन ऐसा कुछ मिला तो समझ जाओ बेटा ये काम आपको खुद से दिमाग लगा के करना होगा, है ना। तो ये एक अच्छा सवाल था जो हमें बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाया बेटा जिसने हमें, और इसके द्वारा आप बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ऐसे और भी सवाल आपकी किताब में दिए हुए हैं, चाहो तो आप प्रैक्टिस के लिए करो बेटा। अगर आप आज की क्लास का नोट्स बनाना चाहते हो, है ना, चाहते हो कि आपके पास पूरे नोट्स प्रॉपर आ जाएं, तो यहां पर मैं एक बारकोड आपके लिए जनरेट कर रहा हूं। आपको एक बारकोड दिखेगा बेटा, उस बारकोड को आप क्या कर लें, स्कैन कर लें। उसको स्कैन जब आप करेंगे तो सारे नोट्स इस लेक्चर के आपको उसी में मिल जाएंगे, अलग से दोबारा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा वेट करें बेटा, बस ये काम हो जाए और फिर आप लोग, ये बारकोड है, आप इस बारकोड पे बेटा जैसे ही स्कैन करोगे तुरंत आपको पूरे नोट्स आज की क्लास के मिल जाएंगे। ऐसे ही नोट्स आपको अब मैं हर क्लास के प्रोवाइड करा पाऊंगा। फिर मिलेंगे बेटा हम अगले लेक्चर में और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।